इतिहास में कई महान शासक हुए, लेकिन मौर्य सम्राट अशोक जैसी कहानी शायद ही किसी की हो। ये एक ऐसे सम्राट के बारे में है जो एक खूंखार विजेता से बदलकर शांति का प्रतीक बन गया। तो चलिए अशोक के इस कमाल के सफर को करीब से जानते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। एक शासक जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, वो अचानक से शांति का दूत कैसे बन गया? और यही वो सवाल है जो अशोक की कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। तो अशोक एक ऐसा नाम जिसके दो बिल्कुल अलग मतलब निकलते हैं। एक तरफ एक महान विजेता जिसने एक विशाल साम्राज्य बनाया, और दूसरी तरफ अहिंसा और करुणा का पुजारी। चलिए पहले उनके शासन के इन दो अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। तो ये बदलाव आया कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके शुरुआती दिनों में, क्योंकि सिंहासन तक उनका जो रास्ता था वो महत्वाकांक्षा और जीत से भरा हुआ था। अशोक कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, मतलब खून में ही राज करना था। अपने पिता बिंदुसार की मौत के बाद सिंहासन के लिए एक संघर्ष हुआ और 269 ईसा पूर्व में वो सम्राट बने। उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिला, लेकिन उनकी नज़र एक और आज़ाद राज्य पर थी, और वो था कलिंग। और यहीं से कहानी में आता है वो मोड़, वो एक जंग जिसने सिर्फ अशोक को नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलिंग के विनाशकारी युद्ध की। साल था 261 ईसा पूर्व। अशोक ने अपनी विशाल सेना को एक ही आदेश दिया, कलिंग पर हमला करो, जो आज का ओडिशा है। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये लड़ाई इतिहास की सबसे खौफनाक लड़ाइयों में से एक बनने वाली थी। इस जंग में जो तबाही मची उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। खुद अशोक के शिलालेख बताते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सोचिए, 1 लाख लोग! और जो घायल हुए, बेघर हुए, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। जब अशोक ने अपनी आंखों से ये सब देखा, लाशों के ढेर, खून खराबा, तो अंदर से पूरी तरह हिल गए। जीत तो मिल गई थी, लेकिन किस कीमत पर? बस यही वो पल था जब विजेता अशोक का दिल पिघल गया और उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। कलिंग में जो हुआ उससे सीखते हुए अशोक ने फैसला किया कि अब और लड़ाई नहीं होगी। उन्होंने तलवार को हमेशा के लिए रख दिया और शासन का एक नया तरीका अपनाया, जिसे उन्होंने नाम दिया धम्म, यानी नैतिकता से जीत। तो ये बदलाव कितना बड़ा था समझिए। कलिंग से पहले अशोक का मोटो था लड़ो और जीतो, और कलिंग के बाद प्यार और करुणा से जीतो। मतलब तलवार की जगह अब धम्म ने ले ली थी। ये पूरी की पूरी सोच ही बदल गई थी। तो ये धम्म आखिर था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, असल में ये एक नैतिक कोड था, जीने का एक तरीका जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था। इसका सीधा सा मतलब था, सब पर दया करो, सहनशील बनो और हर जीव की इज्जत करो। ये शांति से जीने का एक यूनिवर्सल मैसेज था। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, अशोक ने इसे सच में करके दिखाया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अस्पताल और सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए। उन्होंने खास ऑफिसर भी रखे जिन्हें धम्म महामात्र कहते थे, जिनका काम लोगों को नैतिक मूल्यों के बारे में बताना था। और अपनी इन बातों को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए उन्होंने इन्हें पूरे साम्राज्य में बड़े बड़े पत्थरों और पिलर्स पर खुदवा दिया। अशोक की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। उनकी विरासत, उनका असर आज भी हजारों साल बाद भी हमारे बीच जिंदा है। और ये सिर्फ किताबों ने नहीं, बल्कि आज के भारत की पहचान में घुली मिली हुई है। बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाने का श्रेय काफी हद तक अशोक को ही जाता है। उन्होंने अपने दूतों को मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका जैसी जगहों पर भेजा। कहा जाता है कि उनके बेटे महेंद्र ही थे जो श्रीलंका गए और वहां बौद्ध धर्म की नींव रखी। और उनकी विरासत का सबसे बड़ा सबूत चाहिए तो भारत के तिरंगे को देखिए। उसके बीच में जो चक्र है वही तो है अशोक का धम्म चक्र। ये हमें आज भी नैतिक कानून और तरक्की की याद दिलाता है। और बात सिर्फ झंडे तक ही नहीं रुकती। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो 4 शेर, वो भी सारनाथ में अशोक के बनवाए स्तंभ से ही लिए गए हैं। ये आज भी न्याय और शांति के उनके आदर्शों का प्रतीक हैं। तो आखिर में अशोक की कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि असली महानता बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने में नहीं है, बल्कि करुणा और ज्ञान में है। और अशोक की ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में, जहां ताकत और लीडरशिप के मायने हर रोज बदल रहे हैं,
एक लीडर की असली महानता आखिर होती क्या है?